Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. 17वां पार्ट है ये लक्ष्मीकांत की किताब का। फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। बहुत दिनों से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे फंडामेंटल राइट्स कब शुरू होंगे। फाइनली स्टार्ट है। और देखिए फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। बहुत सारी वीडियोस मुझे इस फंडामेंटल राइट्स में बनानी पड़ेंगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जल्दी करूंगा भी नहीं इस चैप्टर में। जितना ज्यादा घुस के मैं आपको इन चीजों को समझा पाऊं उतना ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। संविधान में फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यूएसए के संविधान को देखा जाए तो यूएसए के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है ना दोस्तों, कुछ कुछ बिल ऑफ राइट्स की तरह है हमारे फंडामेंटल राइट। खास बात यह है दोस्तों कि यूएस के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे कहीं ज्यादा एलेबोरेट हैं हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स। इनफैक्ट यूएसए के बिल ऑफ राइट्स को छोड़ दीजिए, दुनिया भर के जो संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उनसे बहुत ज्यादा डिटेल्ड और बहुत ज्यादा इलैबोरेट फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में पाए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज है, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है और उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसीलिए बोला जाता है जो पार्ट 3 है हमारे संविधान का, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप अपने जीएस पेपर 1 के स्टैटिक क्वेश्चंस में भी कोड कर सकते हो, या किसी और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के आप आंसर्स में इन्हें कोड कर सकते हो कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो ये जो मैग्ना कार्टा है हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले समझना पड़ेगा ये मैग्ना कार्टा का सीन क्या है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 13th सेंचुरी इंग्लैंड में, अर्ली 13th सेंचुरी इंग्लैंड में 1215 के समय पे। 1215 के समय पे इंग्लैंड में एक राजा था किंग जॉन, ठीक है। और इस किंग जॉन के खिलाफ कुछ बैरन्स ने जंग सी छेड़ दी। जंग सी क्या छेड़ दी, मतलब शुरुआत में अपने राइट्स मांगे। था क्या, देखिए दोस्तों 1215 का टाइम है, आपको पता है उस समय पे लोगों के कोई राइट इस टाइप की चीजें हुआ नहीं करती थी। ये जो बैरन थे ना उस समय के, BARON, ये बैरन थे रिच लैंड ओनर्स। तो रिच लैंड ओनर्स ऑफ दैट टाइम ऑफ इंग्लैंड, क्या फिर सोसाइटी के जो दूसरे अमीर वर्ग के लोग थे, अमीर क्लासेस के लोग थे, वो थे बैरन्स। अब क्या होने लगा कि जो राजा था किंग जॉन, वो इन बैरन्स पे बहुत उल्टे सीधे आप कह सकते हैं टैक्सेस इंपोज करता था। तो इस बात पे जो बैरन्स थे काफी नाराज हो गए। फिर राजा की जो इंटरफेरेंस थी वो चर्च में भी ज्यादा थी। तो बैरन्स ने सीधे सीधे राजा के अगेंस्ट में एक मोर्चा सा खोल दिया और इसके अगेंस्ट में राजा को लेके आना पड़ा मैग्ना कार्टा। इस मैग्ना कार्टा के तहत राजा ने बोला कि हम लोग चर्च के काम में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम लोग इन बैरन से बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं मांगेंगे, इस तरीके की बातें होने लगी। लेकिन ये जो बैरन्स और राजा के बीच का बवाल था ये सॉल्व नहीं हो पाया। और फिर आप देखोगे 1215 से लेके 1217 के बीच में इंग्लैंड में होगा फर्स्ट बैरन वॉर। लेकिन ये उस समय की कहानी थी और पहली बार किसी देश में अगर किसी ग्रुप को राइट्स दिए गए तो वो 1215 में दिए गए मैग्ना कार्टा के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इस मैग्ना कार्टा को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए दुनिया भर में जब भी कहीं पे राइट्स पहली बार दिए जाते हैं उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, ठीक है। 1215 में मैग्ना कार्टा हुए थे, उस समय किंग जॉन थे। बैरन्स के खिलाफ ये मैग्ना कार्टा दिए गए थे। बैरन्स को खुश करने के लिए मैग्ना कार्टा दिए गए थे, बैरन खुश नहीं हुए, यानी अमीर सेक्शंस, रिच सेक्शंस ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी खुश नहीं हुए, तो लड़ाई भी हुई। इसके लिए इसको फर्स्ट बैरन वॉर कहा जाता है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा के बारे में जो काम भर की चीजें बता दिया, इस ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ना विकिपीडिया पढ़ने की जरूरत है। आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन इन फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कि भैया किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी सारे इंडिविजुअल्स इक्वल हैं। हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंश्योर किया जाएगा, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और यूनिटी ऑफ द नेशन को ध्यान में रखते हुए। यानी फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल को इतनी आजादी नहीं देता है कि वो खड़े होकर ये बोलने लगे कि भैया मैं तो इस जगह को इंडिया के मैप से उखाड़ के अलग कर दूंगा। फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, बट उस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी प्रॉपर सेफगार्ड्स दिए गए हैं ताकि आप पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट ना कर सको, आप यूनिटी ऑफ द नेशन को खतरा ना पहुंचा सको। लेकिन अपने स्फीयर ऑफ एक्शन में आपको राइट्स दिए गए हैं और उस राइट्स के अगेंस्ट में अथॉरिटी, स्टेट,
एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज, कोई भी लॉ मेकर आपको कुछ बोल नहीं सकता, जो आपके खुद के राइट्स हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप जाइए कोर्ट में और कोर्ट में जाके अपने लिए इंसाफ मांगिए। कहने का मतलब ये फंडामेंटल राइट एक चीज को इंश्योर करते हैं और वो चीज है आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के से पहले मैंने पिछले वीडियोस में सोशल डेमोक्रेसी की भी बात की है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की है। तो देखिए, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के बीच में अगर कोई भेदभाव ना हो, सारे सेक्शंस के लोग एक समान माने जाए, उस चीज को बोला जाता है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर कराने के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे ये क्या नाम से प्रावधान किए गए। तो भाई अनटचेबिलिटी को हटाया गया है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। सोशल डेमोक्रेसी के मीन्स है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कोशिश की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू लाने के लिए। जो मेन काम फंडामेंटल राइट्स करते हैं, हालांकि फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के लिए चीजें कही गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कहा गया है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए कहा गया है दोस्तों। यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एक्टिवली बचाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। यानी किसी भी तरीके का अथॉरिटेरियन रिजाइम, डेस्पोटिक रूल, टोटलिटेरियन रूल, एक्सप्लॉयटेटिव रूल हमारे देश में नहीं रहेगा। हमारे देश की लोगों की लिबर्टी सुरक्षित है। हमारे देश के लोगों की लिबर्टी पे स्टेट की कोई भी अथॉरिटी इंटरफियर नहीं कर सकती। मतलब हम चाइना नहीं है। चाइना में जो सरकार है वो वहां के लोगों के साथ कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरीके का लॉ ला सकती है, वहां के लोग ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी के समय पे जब इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है दोस्तों, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ तो उस स्टैंड ऑफ में इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस बात पे सवाल पूछ सकते हैं हमारी भारत सरकार से लोग। तो ये है आपके फंडामेंटल राइट, आप पूछ सकते हो भाई कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करें दोस्तों चाइना में, तो चाइना के जो लोग हैं वो वहां की सरकार से ये नहीं पूछ सकते कि भाई बॉर्डर पे ये जो आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, क्यों इंडिया पे अटैक कर रहे हो। इस तरीके की चीजें वहां के लोग नहीं पूछ सकते। इनफैक्ट वहां के लोगों के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए मूवमेंट की, वो उनको भी कुछ नहीं बोल सकते। आपको पता है, अगर आप शंघाई शहर में जाओगे, मेरा एक दोस्त गया था, वो बता रहा था, एग्जैक्ट जगह तो मैं भूल गया, शंघाई शहर में उसने एक एरिया बताया, उस पर्टिकुलर एरिया में नॉर्मल लोगों की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है। और ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एरिया कोई प्रेसिडेंशियल पैलेस है या कोई ऐसी जगह है, वो जो इलाका है वो आप कह सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए रिजर्व करके रखा गया, और कोई भी नॉर्मल चाइनीज उस इलाके के अंदर घुस नहीं सकता है। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज आपके चाइना में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे लॉज इंडिया में हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देंगे। यानी कि हमारे देश में जो लोग भी राज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है मैं आपको बता चुका हूं। उसके तहत कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ना ही हमारे एग्जीक्यूटिव ले सकते हैं, ना ही लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो लोग इलेक्ट होके आए हैं और जिन लोगों ने सरकार बनाई है उनको आप एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए सिंपल भाषा में। ये ऐसा कोई भी स्टेप नहीं ले सकते जो देश के लोगों के राइट्स के अगेंस्ट जाए। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नियम कानून पे चलने वाली गवर्नमेंट है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ मेन। कुछ आदमी मिलके अपना राज चलाने लगे, ये नहीं हो सकता है इंडिया में। जो नियम कानून है उसके हिसाब से ही राज चलेंगे। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान ने गारंटी किया है, प्रोटेक्ट किया है। फंडामेंटल क्यों है ये? फंडामेंटल ये है कि इनके बिना लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और इस ऑल राउंड डेवलपमेंट में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आता है, आपका दिमाग का डेवलपमेंट, मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट भी आता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आता है, मटेरियल डेवलपमेंट भी आता है। यानी कि आप आगे बढ़ सको, ये भी है। इंटेलेक्चुअली आप बढ़ सको, मॉरली आप काम कर सको, ये भी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो रिलीजन और कल्चर और लैंग्वेज से रिलेटेड भी सेफगार्ड्स दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स में। अगर बात किया जाए फंडामेंटल राइट्स के क्लासेस, ये टाइप्स बहुत याद रखिएगा, ये टाइप्स भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ दिए जाते हैं। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 2930 में, राइट टू प्रॉपर्टी, हालांकि अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, पहले आर्टिकल 31 में था,
फिर आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 और इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो क्या ये हमारे संविधान में हट गया? नहीं दोस्तों, हमारे संविधान में पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300A के अंदर ये राइट टू प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। मैं यहां पे जो लिख रहा हूं दोस्तों, हो सकता है ये आपको लेजिबल ना हो सकता है क्या है लेजिबल नहीं होगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव एक ये होता है कि मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप किताब भी सामने खोल के रखें, तभी वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको शॉर्ट नोट बना के बेवकूफ बनाना नहीं है। बहुत वीडियोस हैं शॉर्ट नोट बता के उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। किताब की एक एक लाइन समझिए, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लो, एक चवन्नी कुछ जानने को ना मिलेगा। ठीक है, फिर 7वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आता है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के पैरेलल आप देखोगे इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में रिट ज्यूरिसडिक्शन भी आता है सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 226 में। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके फीचर्स क्या क्या है, इसको देखते हैं दोस्तों। तो पहला फीचर फंडामेंटल राइट का क्या है कि देखिए, जितने भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। फिर उन फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है जो कि बाहर के देश से हमारे देश में इस समय पे एग्जिस्ट करते हैं, और लीगल कॉर्पोरेशंस को भी अवेलेबल है। तो जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको भी अवेलेबल होते हैं। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के पास, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन, फॉरेनर्स और कंपनीज तीनों के पास। इनफैक्ट दोस्तों, आपको मैंने एलियन के बारे में बताया था और आपको मैंने बताया था फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। अगर अभी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन क्या है, तो इसका मतलब इससे पहले कि मेरी लक्ष्मीकांत की वीडियोस को आपने देखा नहीं ठीक से। अब अगर यहां पे मैं आपको एक एनिमी एलियन का एग्जाम्पल दूं, तो आप कह सकते हो अजमल कसाब। अजमल कसाब समुंदर के रास्ते इंडिया में आया, इंडिया के लोगों पे गोलियां बरसाई मुंबई में, जाने कितने लोगों को उसने मार दिया, बहुत सारे लोग मर गए। अजमल कसाब को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन तब भी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चली दोस्तों। अजमल कसाब के अगेंस्ट हमारी जुडिशरी में प्रोसीडिंग्स चली, उसके फेवर में एक लॉयर के आने की बात कही गई। एक लॉयर ने अजमल कसाब को डिफेंड भी किया। डिफेंड करने के लिए कुछ था नहीं, पूरे कैमरा में रिकॉर्डेड था कि उसने कितना लोगों को मारा। उसके बाद भी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स हुई, लीगल प्रोसीडिंग्स हुई और फिर अजमल कसाब को फांसी पे चढ़ाया गया। यानी कि भले ही वो एक एनिमी एलियन था, लेकिन उसके पास एक फंडामेंटल राइट्स थे और उस फंडामेंटल राइट्स के चलते उसको प्रॉपर लीगल तरीके से कोर्ट में उसकी बातों को सुना गया और फिर सजा सुनाई गई, फिर फांसी में चढ़ाया गया, जिसके चलते पूरी दुनिया में और खासकर पाकिस्तान और आसपास के देशों में इंडिया का मजाक भी बहुत उड़ा कि देखो ऐसे आदमी पे ये लोग लीगल प्रोसीडिंग चला रहे हैं। बट ये इंडिया का लॉ है, ठीक है। हालांकि इस लॉ के चलते हम लोग जो लॉस को अवॉइड करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म से अवॉइड करते हैं, उसके चलते हमें नुकसान भी काफी होता है। आप देखिए चाइना बॉर्डर पे क्या होता है, सारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स को चाइना ने तोड़ दिया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इन सारे लॉस को मानता है। दोस्तों सोचिए, जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हमारी सरकार इनको मानना ही बंद कर दे, क्या आपके पास कोई राइट बचेगा? नहीं बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज फंडामेंटल राइट की फीचर्स में देखिए। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। मतलब कि आप ब्लाइंडली इन फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते हो। इन फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ट्राइबल एरिया में मेरा मान लीजिए दिमाग घूम गया, मैं किसी ट्राइबल एरिया में गया, मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है और मैं पैसे के नशे में चूर हूं। एक सेकंड के लिए मान लेता हूं मैं, मेरे पास अकाउंट में 7-8 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। मैं किसी ट्राइबल एरिया में घुसा और उस ट्राइबल एरिया में घुस के मैंने बोला कि भाई इतनी बड़ी जमीन मुझे लेनी है, और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल है सबको मैंने खरीद लिया। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो आपको बता रहा हूं, ठीक है। और वहां पे मैंने बोला ये जमीन मेरी है, यहां से ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको निकाल के बाहर फेंको, यहां मैं अपना महल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है और स्टेट गवर्नमेंट के जो मेन ऑफिशियल्स हैं उनको मैंने खरीद लिया है। लेकिन वो जो ट्राइबल लोग हैं जिनको मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करके मेरे खिलाफ डिसीजन लेके मुझे बाहर फेंक सकते हैं। क्योंकि भले ही मुझे ये फंडामेंटल राइट्स है कि मैं इंडिया के किसी भी
जगह पे जाके सेटल हो सकता हूं, बट वो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। ट्राइबल एरियाज में मेरे वो फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कल के टाइम में मान लीजिए दोस्तों कि अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोग, मैं आपको एक बस एक लिटरल एग्जांपल दे रहा हूं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लोगों का दिमाग घूम गया, उन्होंने बोला भाई हम इंडिया की तरफ नहीं है, हम तो चाइना में मिल रहे हैं। ऐसा होगा नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं है, बट मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बोलता हूं, ऐसा हो गया, ठीक है। तो उस केस में भारत सरकार बोलेगी क्या बवाल चल रहा है भाई, ठीक है ना। वहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के हाथ से ना निकल जाए, उस केस में जो हमारी सरकार है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बंद कर सकती है, मार्शल लॉ इंपोज कर सकती है। वो मार्शल लॉ पे अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो मैंने वही बताया कि जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, दोज फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनल रिस्ट्रिक्शंस। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, इनको डिसाइड करने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हमारी कोर्ट्स, हमारी जुडिशरी, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल में हमारा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट आ गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आ गया, इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट को सैक्रोसेंट मांग के आप बाकी सेक्शन को परेशान नहीं कर सकते। ओके, फिर देखिए फंडामेंटल राइट्स की दोस्तों एक बहुत खास बात होती है कि ये फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं किसको, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। ये तीसरा पॉइंट है, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लक्ष्मीकांत में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका तीसरा पॉइंट है ये, ठीक है। तो भाई आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट नहीं हो सकता, और आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट के साथ आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मेरे पास बहुत पैसा हो और मैं किसी ट्राइबल इलाके में जाके जमीन खरीदने लगूं, वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, मैं सरकार तो हूं नहीं, बट मैं अपने पैसे के दम पे ऐसा ना करूं, ये चीजें भी रोकेगा फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट भी बचाएंगे आपको, और आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी बचाएंगे फंडामेंटल राइट्स आपको। फिर चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, जो फोर्थ वाला पॉइंट आपके लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ, ये क्या बोलता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ निगेटिव फंडामेंटल राइट्स हैं और कुछ पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो निगेटिव फंडामेंटल राइट्स हैं ये लोगों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये निगेटिव फंडामेंटल राइट्स सरकार के, एग्जीक्यूटिव के कामों पे एक लगाम कसते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मतलब कि ये जो निगेटिव फंडामेंटल राइट्स हैं, ये निगेटिव किसके लिए हैं, सरकार के लिए निगेटिव है। ये निगेटिव फंडामेंटल राइट्स सरकार को बताते हैं कि भैया आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 पढ़िए, ठीक है, वो सब आगे आपको बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए। और पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स क्या है, पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स है कि लोगों को, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उन नागरिकों को स्पेशल कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। अब ये पॉजिटिव फंडामेंटल राइट, नेगेटिव फंडामेंटल राइट, जब फंडामेंटल राइट्स को हम इंडिविजुअली तोड़ के देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो नेगेटिव फंडामेंटल राइटों ने क्या किया, सरकार के अनरीजनेबल एक्शंस को सीधे सीधे रोक दिया, और पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स ने लोगों को कुछ पॉजिटिव चीजें दी, प्रिविलेजेस दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स देखिए जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से जाके बोलिए कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमको बचाइए। और यहीं पे छठा पॉइंट आता है कि भैया आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स में पहले आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, आप सीधे फंडामेंटल राइट्स को सीधे सुप्रीम कोर्ट पास नहीं जा सकते। पर आर्टिकल 32 ये बोलता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट के थ्रू जाने वाला ऑप्शन यहां पे हटा दिया गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाके मदद मांगिए। प्लस ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स ना ही सैक्रोसैंक्ट है और ना ही परमानेंट है, ये 7th पॉइंट में दिया गया। यानी कि इन फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट बदल सकता है, लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट को अगर बदलना है, खत्म करना है, चेंज करना है, तो पार्लियामेंट ये कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से।
ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को अगर आप बदलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बदलेंगे। अब देखिए यहां पे पहले की वीडियोस देखिए तो चीजें आपको समझ में आएंगी। मैंने आपको बताया था ना कि अगर स्टेट की बाउंड्री को बदलना हो, स्टेट के नाम को बदलना हो, स्टेट के दो भागों में तोड़ना हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल लॉ के थ्रू, एक नॉर्मल लॉ को पास करा के, कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉर्मल एक्ट को पास करा के, आप पार्लियामेंट में पास करा के सिंपल मेजोरिटी के साथ आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अब मैंने आपको पहले भी चीजें बताई, आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होगा। कैसे पास होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को बदलना है तो आप फंडामेंटल राइट्स को बदलिए, बट वो बदलना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1973 में केशवानंद भारती केस के थ्रू। तो आप भले ही फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बट वो फंडामेंटल राइट्स आप इतना नहीं बदल सकते कि आप हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दें। 1973 में ये बात कही गई। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स में आता रहा है। तो 1973, फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस, आगे बहुत से ऐसे केसेस आए दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बताती रही है कि भाई ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में है, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, ये भी आगे आपको पता चलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं दोस्तों, इनको बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक्सपैंडेड तरीके से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इन सब चीजों को समझना है। तो आपको यहां पे एक चीज समझ में आई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बताने की ताकत जुडिशरी के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस डिसीजंस में ये बताया भी है। क्या क्या बताया है आगे आएगा। ठीक है, फिर 8वां पॉइंट देख लेते हैं। 8वां पॉइंट बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 के अंदर और आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसके पार्ट है? यहां देखिए, ये राइट टू फ्रीडम के पार्ट है। तो राइट टू 15 में, राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल 1922 में जो आर्टिकल 20 और 21 है, ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे। मतलब पर्सनल फ्रीडम को गारंटी करने के लिए और स्टेट का नेचर एक लिमिट से ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव ना हो जाए, इसलिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात, आर्टिकल 19 भी राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स गारंटी किए गए हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है एक इमरजेंसी के दौरान। लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर के 6 राइट्स को एक नेशनल इमरजेंसी के दौरान तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब वो इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हुई हो। यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, ना कि इंटरनल इमरजेंसी हो, आर्म्ड रेबेलियन की वजह से हुई हो। यानी कि मान लीजिए कल के डेट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में या फिर देश के किसी भी हिस्से में, पंजाब में, गुजरात में, हैदराबाद में, केरला में एक रिवॉल्ट सा छिड़ जाता है, एक आर्म्ड रेबेलियन छिड़ जाता है, और उस आर्म्ड रेबेलियन में उस स्टेट के लोग ये बोलते हैं हमें इंडिया में नहीं रहना, हम जा रहे हैं यहां से। तो उस केस में आप आर्टिकल 19 को पूरे देश में एब्रोगेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 को पूरे देश में आप एब्रोगेट नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कल को चाइना से वॉर हो जाता है हमारा, ठीक है, कि लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, चाइना से इंडिया का वॉर एक फुल फ्लेज्ड स्केल पे अगर शुरू हो जाता है, तो उस केस में आर्टिकल 19 को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर उस केस में भी आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यानी एक्सटर्नल एग्रेशन में भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। तो भैया एक नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सस्पेंड किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 16 में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
फिर एक चीज आती है आर्टिकल 31A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 31B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 31A, 31B, 31C फंडामेंटल राइट्स के ऑपरेशन को थोड़ा बहुत रोकते हैं, थोड़ा बहुत लिमिट करते हैं। इनके चक्कर में हिस्टोरिकली काफी बवाल भी हुआ है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा, ये यहां नहीं समझाया जा सकता। वैसे तो मैंने आर्टिकल 31A, 31B और 31C पे एक वीडियो भी बनाई है, 27,000 लोग लगभग उस वीडियो को देख चुके हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, वो वीडियो थोड़ी पुरानी है, माइक वाइक उसमें थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा पुराना है। चीजों को समझने के पर्सपेक्टिव से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, सर्च मार दीजिए यूट्यूब पे आर्टिकल 31A, 31B, 31C मेरे नाम के साथ, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो अभी तो मैं फंडामेंटल राइट शुरू कर ही रहा हूं, कुछ दिन बाद मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। अगर अभी आप जानने में इच्छुक है तो उस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं। फिर भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को, पुलिस फोर्सेस के लोगों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, एनालॉगस सर्विसेज को नहीं लगेंगे। मतलब आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चलते पार्लियामेंट इन फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि आसाम राइफल्स हो गई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गई, ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गई, इन सब के फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। किसमें लिखा है? आर्टिकल 33 में लिखा है। देखिए जरूरी भी है दोस्तों। अब मान लीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई एक पर्सन रॉ कल को आके कोई बड़ी चीज, कोई एक बड़ा सीक्रेट रिवील कर देता है, और फिर वो बोलेगा कि भैया मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मैंने अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू ये सेंसिटिव चीज बता भी दी लोगों को, तो क्या हो गया? नहीं, ये नहीं बता सकते आप इंटेलिजेंस एजेंसी के पार्ट है, आपके पास एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं यहां पे लागू होंगे। उसी तरीके से एक आर्म्ड फोर्सेस, हमारे सेना के जवान तैनात है, बहुत वीर है, तो उसमें से कोई ये जवान ये नहीं बोल सकता कि मैं भाई लड़ूंगा नहीं वॉर में। अगर वो वहां पे तैनात है तो उसको लड़ना पड़ेगा, हालांकि वो लड़ते हैं दोस्तों। बस मैं आपको एक समझाने के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, आर्टिकल 33 में ये सब चीजें बताई गई। मतलब आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स का, रिजर्व फोर्सेस के मेंबर्स का, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉगस सर्विसेज, इनके जो भी मेंबर हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक सकता है। तो इनकी छुट्टियां कैंसिल हो सकती हैं और ऐसी बहुत सी और चीजें हो सकती हैं। ये समझ में आ गया आपको। फिर हम लोग 11वें पॉइंट पे आते हैं। 11वां पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों? 11वां पॉइंट ये बोलता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या बोला? मार्शियल लॉ को इंपोज किया जा सकता है। अब भैया ये मार्शियल लॉ क्या है? मार्शियल लॉ आर्टिकल 34 के अंदर बोला गया है। इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं दोस्तों। मार्शियल लॉ है क्या? मार्शियल लॉ इज एक्चुअली मिलिट्री रूल, और मिलिट्री रूल अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं फिर वही अंडमान एंड निकोबार का एक न्यूट्रल तरीके से एग्जांपल ले जाऊंगा। मान लीजिए कल की डेट में अंडमान और निकोबार के लोग बोलते हैं हमें इंडिया में रहना ही नहीं है, हम अलग हैं, हम चाइना से मिल रहे हैं, तो उस केस में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मार्शियल लॉ इंपोज कर सकती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और मार्शियल लॉ में मिलिट्री को पूरी ताकत दे दी जाएगी। फिर मिलिट्री जो चाहे करे। फिर उस केस में अगर कोई मिलिट्री का पर्सन किसी आदमी को गोली मार के मार भी देता है ना, तो उस मिलिट्री पर्सन को कुछ किया नहीं जाएगा। तो एबनॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इस मार्शियल लॉ को अप्लाई किया जाएगा। इंडिपेंडेंस से लेके आज तक इंडिया के किसी भी हिस्से में मार्शियल लॉ नहीं लगाया गया, जबकि आप देखोगे पाकिस्तान में कई बार मार्शियल लॉ लग चुका है इंडिपेंडेंस के बाद से, पर इंडिया में आज तक मार्शियल लॉ कभी भी नहीं। मतलब नेशनल इमरजेंसी से भी एक लिमिट आगे चला जाता है आपका मार्शियल लॉ, कोई रोक टोक नहीं मार्शियल लॉ में। तो जब तक कोई एक लैंड का हिस्सा इंडिया से बाहर ही ना निकल जाए तब तक मार्शियल लॉ इंडिया में लगाया जाए, इस बात के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी अलग चीज है, मार्शियल लॉ अंडर आर्टिकल 34 अलग चीज है। मार्शियल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, कंप्लीट मिलिट्री रूल, और कंप्लीट मिलिट्री रूल कितना खतरनाक होता है ये तो आप पाकिस्तान के एग्जाम्पल से देख ही चुके हैं। आगे चलते हैं, जो 12वां पॉइंट है उस 12वां पॉइंट को समझते हैं। 12th पॉइंट क्या बोलता है? मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल व्हाइल अ फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, कई सारे फंडामेंटल राइट्स अपने आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, और कई सारे फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने पड़ेंगे। अब क्या स्टेट लेजिस्लेटर यहां पे लॉ बना सकता है?
नहीं बना सकता दोस्तों। स्टेट लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स को इंपोज करने के लिए कोई भी लॉ नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा वो केवल स्टेट में लगेगा। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से कोई लॉ बनाना है तो वो केवल पार्लियामेंट बनाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी वो केवल स्टेट में एप्लीकेबल होगा। तो भले ही स्टेट लेजिस्लेचर एक अच्छा लॉ बनाए, लेकिन उससे फिर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे। एक स्टेट में कुछ अलग ही हो रहा होगा, दूसरे स्टेट में कुछ अलग ही हो रहा होगा। इसीलिए जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए केवल पार्लियामेंट लॉ बनाए, ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो हमारे फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, ये आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है। अब यहां पे कुछ चीजों को और देखते हैं। यहां पे बात करनी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट्स में ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहां दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है आपकी आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के बारे में बताता है, और आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के बारे में बताता है एज फार एज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड। यानी पार्ट 3 में जहां जहां भी स्टेट का नाम लिया गया है वो स्टेट आपका आर्टिकल 12 में बताया गया है। वो स्टेट है क्या, ये देखते हैं। इस स्टेट की जो डेफिनेशंस है ना दोस्तों, बहुत वाइड स्प्रेड है, और इस स्टेट की डेफिनेशंस अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है इसको और एक्सपेंड कर सकती है और ब्रॉड कर सकती है। वो डिपेंड करता है हमारी जुडिशरी पे। तो देखते हैं स्टेट में क्या आता है। तो स्टेट में भैया हमारी पार्लियामेंट तो आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, हमारे लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में हमारा राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब आ गए, प्रेसिडेंट ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, ये सब स्टेट के अंदर में आ जाएंगे। फिर स्टेट की लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट की गवर्नमेंट, फिर स्टेट के भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। अभी तक मेरे ख्याल से अब तक आप लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच को फर्क समझ ही गए होंगे। फिर से बता देता हूं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब वो लोग जिनको लोगों ने इलेक्ट करके बैठाया है। तो भाई लोकसभा, राज्यसभा में, अब भले ही राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, बट इलेक्टेड तो है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरीके से विधानसभा, विधान परिषद स्टेट में, ये लेजिस्लेचर हो गए। इन लेजिस्लेचर में कुछ मिनिस्टर चुने जाते हैं। तो भैया स्टेट में आपका चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी काउंसिल होगी, सेंटर में आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी काउंसिल होगी, ये हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में स्टेट में गवर्नर भी आता है, सेंटर पे आपका प्रेसिडेंट आता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में, सब आते हैं आपके स्टेट के अंदर। फिर म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जितने भी आपकी जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो सब आ जाएंगे आपकी स्टेट के अंदर। फिर वो अथॉरिटीज जिन पे बहुत हद तक स्टेट का कंट्रोल, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। ये सारे ऐसे कॉर्पोरेशन है जिसमें 50% से ज्यादा स्टेक होल्डरशिप, ओनरशिप सरकार की है। तो सरकार की है तो ये भी स्टेट के पार्ट हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली है दोस्तों कि कोई ऐसी प्राइवेट बॉडी या एजेंसी जो कि एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम कर रही है वो भी स्टेट के अंदर में आ जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए सरकार ने किसी एक जगह पे किसी एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। मान लीजिए लार्सन एंड ट्यूब्रो एक प्राइवेट कंपनी है, तो अब लार्सन एंड ट्यूब्रो अगर इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में थोड़ी ना आएगी, क्योंकि लार्सन एंड ट्यूब्रो इज अ प्राइवेट कंपनी। बट लार्सन एंड ट्यूब्रो को मान लीजिए गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते लार्सन एंड ट्यूब्रो कहीं पे काम करवा रही है, कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है, बट कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। पैसा किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। और उस प्रोजेक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो फिर लार्सन एंड ट्यूब्रो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरप्रिटेशन के थ्रू आर्टिकल 12 में जो स्टेट नाम के शब्द का इस्तेमाल किया, इस स्टेट के जो कॉनोटेशंस हैं, इस स्टेट की जो पहुंच है, जो डेफिनेशन है, वो बहुत बड़ी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यहां पे दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सेंस जानने को मिला होगा, कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने व्यूज जरूर बताइए, और एक शेयर जरूर मार दीजिए अगर अब तक आप वीडियो को देख रहे हो। शेयर मारने में कुछ नहीं जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।
By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.